सो हेलो, थैंक यू फॉर क्लिकिंग दिस वीडियो। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ये वाले सारे टॉपिक्स। ठीक है, आपको नाम दिख रहा होगा। सबसे पहला रहेगा हमारा फूड चेन। ठीक है, देन उसके बाद फूड वेब। फूड चेन होता है ये सिंगल, इसमें हैंडल चलता है कि वन वे ही चलेगा। ठीक है, देन फूड वेब। ठीक है, उसके बाद इकोलॉजिकल पैरामीटर्स पढ़ेंगे। उसके बाद कुछ पोल्यूटेंट्स होते हैं, पोल्यूटेंट्स होते क्या हैं एक्चुअली में वो पढ़ेंगे। और पोल्यूटेंट्स कौन कौन से होते हैं वो हम आगे जाके पढ़ेंगे बाद में। ठीक है, इन पोल्यूटेंट्स की एटमॉस्फेयर में मूवमेंट कैसी होती है उसके रिलेटेड हमें दो प्रोसेसेस मिलते हैं। ठीक है, बायो एक्यूमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन वो पढ़ेंगे। देन बायोटिक इंटरेक्शन क्या होता है, म्यूचुअलिज्म क्या होता है। ठीक है, वो सारी जो प्रोसेसेस रहेंगे बायोटिक इंटरेक्शन की वो पढ़ेंगे। देन उसके बाद लास्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे न्यूट्रिएंट साइकिल के बारे में, कि अलग अलग टाइप के न्यूट्रिएंट साइकिल्स होते हैं, जैसे नाइट्रोजन साइकिल होता है, फॉस्फोरस साइकिल होता है, वो सारे साइकिल्स हम एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो सारा आपको चीज़ें मिल जाएगा कि आप इसको एक चैप्टर के अंडर पढ़ सकते हो, दैट इज फंक्शंस ऑफ एन इकोसिस्टम, जो कि एक्चुअली में चैप्टर 2 है शंकर आईएएस का, और चैप्टर 2 ही है शायद से पीएमएफआईएएस पे भी। तो आप वहाँ से भी ये कर सकते हो, बट मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है आपको थोड़ा सा एक ब्रीफ आइडिया देना किसी भी चीज़ का, ताकि आप इस वीडियो को देख के एक बार इन टॉपिक्स को जाके अपनी बुक से देखो, ताकि आपको एकदम से वो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो कुछ देर ना ज़्यादा लगाते हुए डायरेक्ट हम लोग मूव ऑन करते हैं और पहले टॉपिक की बात करते हैं कि फूड चेन क्या होता है। ठीक है, तो पहला टॉपिक हम बात करें फूड चेन की। सो फूड चेन क्या होता है? देखिए, हम लोग हैं, इंसान हैं, इंसान को कहीं ना कहीं कभी ना कहीं कोई खाना चाहिए होता है। तो आपको क्या लगता है कि हम लोग खाना अपना खुद बनाते हैं? नहीं, हमें हम एक किस्म का अगर आप बोलोगे, हाँ जो फार्मर्स है वो अपना खाना खुद खुद बना हमारे लिए खाना बना रहे हैं, वो तो इनडायरेक्टली वो जो खुद के लिए भी खुद खाना बना रहे हैं वो। ठीक है, तो वो खुद ही खाना प्रोड्यूस कर रहे हैं। पर नहीं, कहीं ना कहीं वो खुद खाना प्रोड्यूस नहीं करते हैं। क्यों इस ऐसा क्यों बोल रहा हूं, खुद खाना प्रोड्यूस नहीं करते? क्योंकि प्लांट्स भी तो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं ना। जब उनको वो फोटोसिंथेसिस वो यूटिलाइज करते हैं, प्लांट्स उस फोटोसिंथेसिस को यूटिलाइज करके प्लांट्स क्या करते हैं, खाना प्रोड्यूस करते हैं अपना। कहीं ना कहीं हम फॉर द सेक हम बोल सकते हैं, हम लोग इरिगेशन करते हैं, हम उनको प्लांट्स को पानी डालते हैं, हम लोग न्यूट्रिएंट्स देते हैं। ठीक है, जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस या फिर पोटेशियम, हम एनपीके फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं, कुछ भी चीज़ें हैं। तो कहीं ना कहीं पहला प्रोसेस जो है वो प्लांट्स खुद कर रहे हैं, तो वो लोग एक किस्म का ऑटोट्रॉप्स माने जाते हैं, तो उनको हम बोलते हैं कि वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं। फूड चेन भी उसी का हम बोल सकते हैं। फूड चेन कहाँ से स्टार्ट होता है? फूड चेन स्टार्ट होता है ऑटोट्रॉप्स से। ऑटोट्रॉप्स वो होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, जैसे ग्रीन प्लांट्स या फिर फाइटोप्लैंक्टन्स जो हमें एक्वेटिक इकोसिस्टम में मिलते हैं, और ग्रीन प्लांट्स जो है वो हमें कहाँ मिलते हैं? टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम पर मिलते हैं। तो फूड चेन स्टार्ट वहाँ से ही होती है, जहाँ से सबसे पहले प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होंगे। ठीक है, जो प्रोड्यूसर्स होंगे, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स नहीं, प्रोड्यूसर्स होंगे। देन उसके बाद जो कंज्यूम करेंगे, जैसे प्लांट्स लग गए, देन उसके बाद कंज्यूम कौन करेंगे? हम करेंगे, ह्यूमन बींग्स करेंगे। अगर हम ह्यूमन बींग्स ने उसको कंज्यूम करा तो हम लोग क्या हो गए? प्राइमरी कंज्यूमर्स हो गए। पर वही दूसरी तरफ अगर उस घास को गोट ने खा लिया, अगर उस घास को गोट या शीप ने खा लिया, ठीक है, तो जो नॉन वेजिटेरियंस होंगे वो गोट को, शीप को खाते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं फूड चेन में सबसे पहले ग्रीन प्लांट्स या ग्रास आया, उसके बाद गोट या शीप आया, ये क्या है? प्राइमरी कंज्यूमर्स आए। और हम लोग जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं वो गोट और शीप को खा लेंगे, तो वो क्या बन जाएंगे? सेकेंडरी कंज्यूमर्स बन जाएंगे। तो इस तरह से फूड चेन चलती है, और कितनी लेवल के बाद नया ऑर्गेनिज्म आ रहा है उस पर डिपेंड करता है वो प्राइमरी कंज्यूमर है या फिर सेकेंडरी कंज्यूमर है। जैसे मैंने ग्रीन प्लांट्स की एग्जांपल बताई, कोई भी ग्रीन प्लांट अगर कोई ह्यूमन बींग्स अगर कंज्यूम करता है तो वो प्राइमरी कंज्यूमर होता है, बिकॉज हम लोग डायरेक्ट वो प्रोड्यूसर से ले रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द फूड चेन। ठीक है, क्लियर है इतना आपको? देखो, मैंने यहाँ लिखा फूड चेन के आगे ग्रेजिंग एफसी एंड डेट्रिटस एफसी। ग्रेजिंग एफसी मतलब ग्रेजिंग फूड चेन एंड डेट्रिटस फूड चेन। तो इसका मतलब यही हो गया कि जब हम फूड चेन को डिवाइड करते हैं, इसको हम दो चीज़ों में बांट सकते हैं। एक तो हो गया ग्रेजिंग फूड चेन, एक हो गया डेट्रिटस फूड चेन। अब जो ग्रेडिंग फूड चेन होता है वो, उसमें भी दो चीज़ें आती हैं। एक मिनट को, तो ये BR एंड MAB पे ध्यान मत देना, ये कल के टॉपिक है। ठीक है, तो ग्रेजिंग फूड चेन की बात करते हैं। मैंने यहाँ लिख दिया
एक तो टेरेस्ट्रियल लिख दिया, एक एक्वेटिक लिख दिया। टेरेस्ट्रियल के नीचे मैंने ग्रास लिख दिया, एक्वेटिक के नीचे मैंने फाइटोप्लैंक्टन्स लिख दिया। क्यों? क्योंकि जब हम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात करते हैं, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का कुछ और मतलब नहीं होता। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का मतलब होता है लैंड के ऊपर जो हमें इकोसिस्टम मिलता है। एक्वेटिक होता है जो पानी के अंदर मिलता है, टेरेस्ट्रियल होता है जो लैंड पर मिलता है। तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में फूड चेन कैसे स्टार्ट होती है, उसी को हम दो बेसिस पे बांट देते हैं कि ग्रेजिंग फूड चेन होती है और डेट्रेटस फूड चेन होती है। और उसमें हम जब हम ग्रेजिंग फूड चेन की बात करते हैं उसमें टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम फूड चेन आ जाता है। उसमें क्या होगा, सबसे पहले प्रोड्यूसर होगा। प्रोड्यूसर क्या होगा, ग्रास होगा। ठीक है, ग्रास को कौन खाएगा, कैटरपिलर खाएगा। कैटरपिलर को कौन खाएगा, लिजर्ड खाएगी। लिजर्ड को कौन खाएगा, स्नेक खाएगा। स्नेक को कौन खाएगा, ईगल खाएगा। ईगल को कौन खाएगा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स खाएंगे। तो इस तरह से फूड चेन चलता रहेगा, तो इसको हम बोलते हैं ग्रेजिंग फूड चेन। पर यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि जो ग्रास है वो कैटरपिलर का खा रहा है। तो कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि ग्रेजिंग फूड चेन वन वे हो जाता है। फूड चेन की हम प्रॉपर जब बात करते हैं ये वन वे हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्वेटिक फूड चेन की, एक्वेटिक ग्रेजिंग फूड चेन की। जब हम एक्वेटिक ग्रेजिंग फूड चेन की बात करते हैं, मैंने थोड़ी देर पहले बताया है कि हम टेरेस्ट्रियल पे ग्रास बोलते हैं और एक्वेटिक इकोसिस्टम में फाइटोप्लैंक्टन्स बोलते हैं। तो फाइटोप्लैंक्टन्स क्या हो गए, एग्जांपल के तौर पे सोचो तो फाइटोप्लैंक्टन्स क्या हो गए, फाइटोप्लैंक्टन प्लांट्स हो गए ना, सिंपल। तो ग्रास को कौन खाता है, तो कैटरपिलर खाता है। तो उसी तरह से फाइटोप्लैंक्टन्स को भी तो कोई खाता होगा ना, कौन खाता है, जू प्लैंक्टन्स। जू प्लैंक्टन्स क्या होते हैं, मैरीन ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है आपको। एक दो लेक्चर्स आई थिंक पीछे बायोडाइवर्सिटी जब आप पढ़ोगे वहाँ पे मैरीन ऑर्गेनिजम्स में मैंने पढ़ाया हुआ है, तो आप फाइटोप्लैंक्टन्स भी वहाँ पढ़ सकते हो। ठीक है, तो उसके रिलेटेड आपको प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, इन्वायरमेंट लेक्चर सीरीज करके। ठीक है, तो फाइटोप्लैंक्टन्स को कौन खाता है, जू प्लैंक्टन्स खाते हैं। तो जू प्लैंक्टन्स को कौन खाएगा, एंड में जाके छोटी छोटी फिशेस खाएंगी। फिर छोटी छोटी फिशेस को कौन खाएगा, बड़ी बड़ी फिशेस या फिर पेलिकन्स। ऐसे ये फूड चेन चलता रहेगा। दिस इज अबाउट द ग्रेजिंग फूड चेन। क्योंकि कहीं ना कहीं जो स्टार्ट हो रहा है वो बेसिक प्रोड्यूसर लेवल पे किससे स्टार्ट हो रहा है, कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म जो या तो फोटोसिंथेसिस से प्रोड्यूस होता है या तो खुद प्रोड्यूसर है। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द ग्रेजिंग फूड चेन। अब ये फूड चेन के दो टाइप्स बताए मैंने, ग्रेजिंग, डेट्रिटस, और यहां से मैंने ग्रेजिंग को दो में बदल दिया था। अब बात करते हैं डेट्रिटस फूड चेन की। डेट्रिटस फूड चेन क्या होता है, ये एक्चुअली में स्टार्ट होता है, एक मिनट में यहां लिख देता हूं। तो मैंने यहां लिख दिया है कि डेट्रेटस फूड चेन की जब हम बात करते हैं वो कैसा चलता है। देखो मेरा पढ़ाने का तरीका ऐसा ही है और मैं एक्चुअल में खुद भी ऐसे ही पढ़ता हूँ। मैंने भी अपने नोट्स में इस तरह का ही चार्ट सा बनाया होगा ताकि मुझे याद रहे। तो जैसे हम लोग डेड ऑर्गेनिक मैटर की बात करते हैं, डेड ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है, एग्जाम्पल के तौर पर कोई जानवर मर गया। ठीक है, कोई जानवर मर जाता है, उसकी डेड बॉडी पड़ी 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 पड़ी, वो तो वहीं रह जाएगी ना एटमॉस्फेयर में, वो तो कभी वहां से हटेगी नहीं। तो इसके रिलेटेड भी नेचर ने एक ऐसा मतलब एक किस्म का सिस्टम चलाया हुआ है जिसमें वो डेड बॉडी कभी भी वहाँ हमेशा के लिए नहीं रहेगी। एग्जाम्पल के तौर पे कोई डॉग की एग्जाम्पल लेते हैं, कोई कुत्ता मरा पड़ा हुआ कहीं पे, तो वो तो फिर वहाँ ही पड़ा रहेगा, उसको तो कोई खाएगा ही नहीं, इंसान तो खाता नहीं है। ठीक है, कोई जानवर तो अगर कोई खाएगा ही नहीं उसको, दूसरा कुत्ता तो आके खाएगा नहीं, तो उसका होगा क्या, वो ऐसा ऐसा डिके होना लगता है। डिके होना लगता है उसका मतलब क्या होता है, डिके होने का मतलब होता है कि उसको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स खाने लग जाते हैं। क्या करने लग जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स खाने लग जाते हैं। तो कहीं ना कहीं डेड ऑर्गेनिक मैटर को माइक्रो ऑर्गेनिज्म खाने लग रहे हैं, तो डेड ऑर्गेनिक मैटर को तो कोई फर्क नहीं ना पड़ रहा, वो तो चल मर ही गया हुआ है। ठीक है, वो किसी का भी हो सकता है, या तो कोई एनिमल्स होते हैं या तो प्लांट्स हो सकते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसको खा रहे हैं, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसको खा रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करते हैं जैसे अर्थवर्म्स होते हैं, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उस पर नहीं जाएंगे हम। ठीक है, मोस्टली लोगों को पता होगा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डेड ऑर्गेनिक मैटर को खा लेंगे तो उनको हम बोलते हैं डेट्रिटस। डेट्रिटस क्या होता है, वो वाले एनिमल्स, छोटे माइक्रो एनिमल्स बोलेंगे या वर्म्स बोलेंगे, जो कि डेड ऑर्गेनिक मैटर को खाते हैं। और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डेड ऑर्गेनिक मैटर को खाते हैं, ठीक है, उस पर फीड करते हैं, वो इनका इकलौता एक खाने का संसाधन होते हैं, उनको हम लोग डेट्रीवोर्स कहते हैं। मतलब कि जो डेट्रिटस होता है वो जिन ऑर्गेनिजम्स पे फीड कर रहे हैं उनका वही संतुलन बना रहता है। उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम लोग डेट्रीटवोर्स कहते हैं। ठीक है, क्लियर रहता। और डिकम्पोजर्स कहते हैं, कहीं ना कहीं ये डिकम्पोज करते हैं ना। जब हम बात करते हैं कि हमें इन्वायरमेंट से सारा चीज़ों को डिकम्पोज होना चाहिए ताकि हमारा पोल्यूशन ना रहे, उसका मतलब क्या होता है कि कहीं ना कहीं अगर कहीं एक कुत्ता मर रहा है, अगर वो एटमॉस्फेयर में ज़्यादा देर तक रहेगा तो उसकी वजह से गंदगी फैलेगी इन्वायरमेंट में। पर कहीं ना कहीं अगर ये डिकम्पोजर्स होंगे
या ये तो खा लेंगे उसको, और खाने के बाद ये कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक मैटर में मिल जाएगा, वहाँ पे सॉइल में मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं हम बोलते हैं कि उसका नामो निशान एटमॉस्फेयर से 100% नहीं, एटलीस्ट 99% तो उसका, और क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंट से खत्म हो रहा है ना, मतलब उसका नामो निशान हट रहा है ना। तो दिस इज अबाउट द डेट्रिटस फूड चेन। अब इसकी मैं एग्जाम्पल बताता हूँ, 1 मिनट रुको। तो ये मैंने एक एग्जाम्पल लिख दी, जैसे लिटर होता है, लिटर को कौन खाता है, अर्थवर्म खा लेता है। अर्थवर्म को कौन खाता है, चिकन खाता है, चिकन मतलब पता है ना, मुर्गा। तो अर्थवर्म को चिकन खा लेता है, चिकन कौन कौन खाता है, हॉग खा लेता है। तो इस तरह से डेट्रिटस फूड चेन चलती रहती है। ठीक है, क्लियर है इतना आप लोगों को। अब एक छोटा सा ही टॉपिक है, सेम ही है, मैं उसमें ज़्यादा नहीं जाऊंगा, उसका थोड़े से में ही आपको मैं वो क्लियर करवा दूंगा। ठीक है, 1 मिनट। मैं आपको फूड वेब के बारे में तो पढ़ा दूंगा, मैं एक छोटा सा कंसेप्ट समझाता हूँ, ऑरली सिंपल लिखेंगे कुछ नहीं, एनर्जी फ्लो के बारे में। एनर्जी फ्लो में क्या मतलब, क्या क्यों समझा रहा हूँ, देखो। अब होता क्या है, देखो हम प्लांट्स खाते हैं या फिर नॉन वेजिटेरियंस एनिमल्स खाते हैं, तो एक्चुअली में होता क्या है, मतलब एनर्जी फ्लो, अगर हमें हमारी बॉडी में एनर्जी फ्लो हो रही है, हमारी बॉडी में ब्लड बन रहा है, या जो मूवमेंट कर रहे हैं उसमें जो भी एनर्जी चाहिए, वो हमें मिल कहाँ से रही है, वो कहाँ से मिल रही है, जो हम खा रहे हैं। तो जो हम खा रहे हैं उनको एनर्जी कहाँ से मिल रही है, एग्जाम्पल के तौर पे हम प्लांट्स खा रहे हैं, तो प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स भी तो एनर्जी ले रहे हैं ना, फोटोसिंथेसिस से। फोटोसिंथेसिस करते हैं तो उनको एनर्जी मिलती है, फिर हम वो प्लांट्स जब खाएंगे तो हमें वो वाली एनर्जी ट्रांसफर होती है। तो एनर्जी फ्लो का मतलब क्या होता है, एनर्जी फ्लो का मतलब होता है कि एक एनर्जी जो है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जा रही है, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में जा रही है, एक प्रोड्यूसर से दूसरे कंज्यूमर में जा रही है। ठीक है, तो यही हम एनर्जी फ्लो ही पढ़ रहे हैं। एक्चुअली में होता क्या है, फूड चेन में, फूड वेब में, इन सब में यही होता है कि एक ऑर्गेनिज्म कुछ खाता है, उसकी अगर उस चीज को दूसरा ऑर्गेनिज्म अगर खाएगा तो उसकी पहले वाले की एनर्जी दूसरे वाले में चले जाएगी। ठीक है, कहीं ना कहीं 100% नहीं जाएगी, बट एटलीस्ट हम बोल सकते हैं कि 99% एनर्जी पहले ऑर्गेनिज्म की दूसरे ऑर्गेनिज्म में चले जाएगी। तो दिस इज अबाउट द एनर्जी फ्लो। तो इसी पे हम लोग फूड चेन पढ़ते हैं। फूड चेन हमने पढ़ लिया, एक एक वन वे चलता है। अभी हम फूड वेब पे जंप करते हैं। 1 मिनट रुको, मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ डायरेक्ट। ठीक है, सो ये आपको दिख रहा होगा, ये मैंने छोटा सा बनाया हुआ फूड वेब के रिलेटेड। तो जैसे हम फूड वेब की बात करते हैं, फूड वेब क्या होता है, देखो अब क्या होता है, डायग्राम देख के तो सबको समझ आ रहा होगा, और मोस्टली लोगों को फूड चेन फूड वेब पता है क्या होता है। ठीक है, फिर भी मैं सोच रहा हूँ कि चलो थोड़ा बहुत पढ़ा देना चाहिए। तो फूड वेब की जब हम बात करते हैं, फूड वेब होता क्या है, अब जैसे हमने बात करी फूड चेन की, उसमें क्या है, कहीं ना कहीं वन वे है, या कहीं जैसे मैंने आपको बताया कि प्लांट को कैटरपिलर खाता है। ठीक है, कैटरपिलर को लिजर्ड खाता है, लिजर्ड को स्नेक खाता है। तो कहीं ना कहीं वापस से प्लांट थोड़ी ना कैटरपिलर को खा रहा है, या फिर लिजर्ड थोड़ी ना आके स्नेक को वापस से खा रहा है। तो वो कहीं ना कहीं वन वे चलता है। फूड वेब में क्या होता है, कहीं ना कहीं एक ऑर्गेनिज्म तीसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड हो सकता है। जैसे पहला ऑर्गेनिज्म दूसरे पे डिपेंड है, ये हमारे एटमॉस्फेयर में तीसरा ऑर्गेनिज्म भी रहता है। तो फूड वेब में क्या होता है कि ये वाला ऑर्गेनिज्म तीसरे पे भी डिपेंड हो सकता है, पर कहीं ना कहीं जब हम फूड चेन की बात करते हैं वहाँ पे वन वे चलता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे घास है हमारे पास, घास। ठीक है, ग्रास ग्रास घास की बात करते हैं। घास को रेबिट भी खाता है, खरगोश भी खाता है, घास को चूहा भी खाता है, घास को ग्रास होपर भी खाता है। देखा है ना, ग्रीन ग्रीन कलर का, तो ये तीनों खाते हैं। पर वही हम बात कर ले, चूहे को सांप भी खाता है, ग्रास होपर को क्या बोलते हैं, लिजर्ड को क्या बोलते हैं, छिपकली। ग्रास होपर को लिजर्ड भी खाती है। फिर उसके बाद स्नेक को हॉक खाता है। ठीक है, ये हॉक क्या होता है, वो ईगल जैसी होती है। ठीक है, हॉक, स्नेक को हॉक भी खाता है, माउस को भी हॉक खाता है, रैबिट को भी हॉक खाता है, ग्रास होपर को भी हॉक खाता है, लिजर्ड को भी हॉक खाता है। कहीं ना कहीं इस पूरे का मतलब यही है कि बात स्टार्ट हुई थी सिंगल चीज से ही, और एंड भी किस में हो रही है, सिंगल चीज से एंड हो रही है। ये आ रहा है थोड़ा बहुत समझ। तो दिस इज अबाउट द फूड वेब। कुछ बड़ा टॉपिक नहीं है, थोड़ा बहुत थोड़ा सा पढ़ो और आगे बढ़ो। आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। ठीक है, सो ये मैंने हल्का सा छोटा सा चार्ट बना दिया है, ठीक है, आपको समझाने के लिए। तो अगर हम बात करते हैं इकोलॉजिकल पैरामिड्स की, सबसे पहले अभी बताऊंगा मैं क्या होता है। सबसे पहले देख लो, पैरामिड्स ऑफ नंबर होता है, पैरामिड ऑफ बायोमास होता है, और पैरामिड ऑफ एनर्जी होता है। पैरामिड ऑफ नंबर में अपराइट भी होता है, इन्वर्टेड भी होता है, बायोमास में अपवर्ड भी होता है, इन्वर्टेड भी होता है, एनर्जी में सिंपल अपराइट होता है। अभी थोड़ी देर में समझ आएगा। ठीक है, तो मैंने आपको ये समझा दिया। अब बात करते हैं इकोलॉजिकल पैरामिड होता क्या है।
इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होता है? जब हम लोग ट्रॉपिक लेवल्स, जो हमने ट्रॉपिक लेवल्स की बात करी ना, मैंने प्रॉपर अच्छे तरीके से वो नहीं समझाया। ट्रॉपिक लेवल क्या होता है कि सबसे पहले देख, मैंने समझा दिया। ट्रॉपिक लेवल क्या होता है? घास जो है, घास को कौन खा रहा है? कैटरपिलर खा रहा है। तो ग्रास क्या है सबसे पहले? प्रोड्यूसर। कैटरपिलर क्या है? प्राइमरी कंज्यूमर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वन कौन आता है? लिजर्ड। लिजर्ड क्या है? सेकेंडरी कंज्यूमर। देन उसके बाद स्नेक क्या है? टर्शरी कंज्यूमर। तो इस हिसाब से जो पहला आ गया हमारा प्लांट आ गया, जो सबसे पहले प्लांट जो घास था वो क्या हो गया? वो कहीं ना कहीं टॉपिक लेवल 1 हो गया। तो इस तरह से जो ट्रॉपिक लेवल्स की स्टेप्स होते हैं, एक ना एक अलग अलग स्टेप्स रहते हैं, जब उनको हम लोग एक ड्रैगमेटिक मतलब एक डायग्राम में शो करते हैं, अभी मैं आपको समझाऊंगा कैसे, तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं? इकोलॉजिकल पैरामिड्स कह देते हैं। तो इसमें क्या होता है? जो फूड प्रोड्यूस करता है ना, वो पैरामिड की बेस पे रहता है। ठीक है, इकोलॉजिकल पैरामिड्स में क्या होता है? जो फिर फूड प्रोड्यूस करता है ना, वो बेस पे रहता है। और जो सबसे बड़ा कार्निवोर्स होता है, एग्जाम्पल के तौर पे जब हम बात करते हैं, एग्जाम्पल हम चार की बात करते हैं, बार बार इसी की एग्जाम्पल दे रहा हूं, आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे प्लांट्स की बात करते हैं, कहीं ना कहीं टॉप पे चौथे लेवल पे कौन आ रहा है? स्नेक आ रहा है। ठीक है, तो स्नेक क्या हो गया? वो टॉप कार्निवोर हो गया, तो कहीं ना कहीं वो टॉप पे रहेगा। क्लियर इतना आपको? कि सबसे नीचे कौन रहेगा? बेस पे सबसे नीचे कौन रहेगा? वो प्रोड्यूसर रहेगा जो प्रोड्यूस करता है। और सबसे टॉप पे कौन रहेगा? कि वो वाला कार्निवोर्स रहेगा जिसको एंड में जाके कोई नहीं खाएगा। तो दिस इज अबाउट द इकोलॉजिकल पैरामिड्स। ठीक है, अब इसमें होता क्या है कि तीन तरह के हम लोग इसमें बांट देते हैं अलग अलग इकोलॉजिकल पैरामिड्स को पढ़ने के लिए, कैटेगरी के बेसिस पे। कैसे? पहला हो जाता है नंबर वाला। ठीक है, नंबर वाइज कि किसकी पॉपुलेशन कितनी ज्यादा है उस हिसाब से। दूसरा होता है बायो, अभी एक एक करके पढ़ेंगे, आपको 2 मिनट में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, जब हम बात करते हैं पैरामिड ऑफ नंबर्स की, ठीक है, ये आप याद रखना कि पैरामिड्स ऑफ नंबर, पैरामिड्स ऑफ बायोमास, पैरामिड्स ऑफ एनर्जी, कभी आ जाएगा तो इजी क्वेश्चन है, हाथ के मार्क्स है ये। ठीक है, जब हम पैरामिड ऑफ नंबर की बात करते हैं, उसमें सबसे पहला आता है अपराइट। अपराइट सबसे पहले, अपराइट में होता क्या होगा? अपराइट में क्या होता है कि जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स है ना, वो डिक्रीज होते जाएंगे नीचे से ऊपर। कि अगर ऊपर सिर्फ एक होगा ना, तो नीचे कहीं ना कहीं 5 होने चाहिए। दिस इज अपराइट। और जब हम इन्वर्टेड की बात करेंगे, उसका मतलब क्या हो जाएगा? कि ऊपर 5 हो गए, नीचे 1 होगा। ठीक है, इतना क्लियर है ना आप लोगों को? हाँ, यही मतलब होता है अपराइट का। अब बात करते हैं नंबर्स के बेसिस पे अपराइट और इन्वर्टेड के बेसिस पे अपराइट। अब मैंने यहाँ पे ऐसे एग्जांपल्स तो लिखी हुई है, ये क्यों मैं अभी थोड़ी देर में समझाता हूँ। हम लोग अपराइट की एग्जांपल लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे लेंगे अगर हम, तो आप लोगों को दिख रहा है ये क्या बनाया मैंने? ग्रास, ग्रास ऊपर रैट, स्नेक्स एंड हॉक। हाँ, मैंने चेंज कर दिया, पहले कैटरपिलर वाला चल रहा था, कैटरपिलर लिजर्ड वाला, अब मैंने चेंज कर दिया। एग्जाम्पल की बात करें, हम नंबर की बात कर रहे हैं, पैरामिड ऑफ नंबर, और अपराइट की बात कर रहे हैं। अपराइट की बात कर रहे हैं तो सबसे नीचे वाला क्या है? ग्रास है। तो कहीं ना कहीं अगर एक एरिया में ग्रास, हमें 5 ग्रास मिलते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर 5 ग्रास मिलते हैं, तो वहां ग्रास ऑपर कितने मिलेंगे? 4 मिलेंगे। रैट कितने मिलेंगे? 3 मिलेंगे। स्नेक्स कितने मिलेंगे? 2 मिलेंगे। और हॉक कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। एक्चुअल में ऐसा नहीं होगा, होगा ऐसे ही कि ग्रास हमें सबसे ज्यादा मिलेगा, ग्रास ऊपर उससे थोड़ा कम मिलेगा, रैट उससे कम मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि ग्रास ऊपर हमें कम मिलेगा और स्नेक्स ज्यादा मिलेंगे। ऐसा कभी इन्वायरमेंट में नहीं होगा जहां हम लोग पिरामिड ऑफ नंबर में अपराइट की बात करते हैं। ठीक है, इतना समझ आ गया आपको? तो क्या हो रहा है कहीं ना कहीं कि जैसे जैसे हम ट्रॉपिक लेवल में ऊपर बढ़ते जा रहे हैं, जो हमें ऑर्गेनिजम्स है वो कम होते दिख रहे हैं। तो आपको ये समझ आ गया होगा मोस्टली लोगों को। और एग्जाम्पल के तौर पे जो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा ना, हम ये जब सब पढ़ेंगे ना, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा वो इकोसिस्टम रहेगा। हमें सबका इकोसिस्टम पता होना चाहिए कि पैरामिड ऑफ नंबर में अपराइट में कौन सा इकोसिस्टम होगा? ग्रासलैंड इकोसिस्टम होगा। ठीक है, क्योंकि स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? कहीं ना कहीं ट्री से स्टार्ट हो रहा है ना, ग्रास से स्टार्ट हो रहा है ना, तो इस तरह से आपको इसको याद रखना है। क्लियर है इतना? अब देखो, ये तो चलो मैंने बना दिया, मैंने ये ऐसा बनाया है, ये मैंने सिंपल ट्रायंगल बनाया, मैंने उल्टा ट्रायंगल बनाया। क्यों मैंने इसलिए बनाया? क्योंकि अपराइट में आपको पता चल रहा है, अपराइट में क्या हो रहा है कि नीचे ज्यादा लंबा बेस है, ज्यादा लंबा बेस है तो मतलब ज्यादा ऑर्गेनिजम्स होंगे। इन्वर्टेड में बेस छोटा है। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने बोल दिया ट्री इकोसिस्टम। ट्री इकोसिस्टम क्यों लिखा? क्योंकि क्या होता है इन्वर्टेड में कि सबसे पहले ट्रीज लिखी। अब आप बोलोगे कि नहीं, ट्रीज तो बहुत ज्यादा होती हैं। मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं कर रहा हूं बिग ट्रीज की बात। ठीक है, जो छोटी छोटी ट्रीज रहेंगी उस पर थोड़ी ना बर्ड्स बैठने आएंगे, जो बड़ी बड़ी ट्रीज होंगे उन्हीं पे बैठने आएंगे।
तो बिग ट्रीज हो गई। बिग ट्रीज पे कौन डिपेंडेंट है? बर्ड्स डिपेंडेंट है। बर्ड्स पे कौन डिपेंडेंट है? पैरासाइट्स डिपेंडेंट है। पैरासाइट्स पे कौन डिपेंडेंट है? हाइपर पैरासाइट्स डिपेंडेंट है। इससे क्या पता चल रहा है कि ट्रीज जो होंगे वो एक होगा, बर्ड्स जो होगा वो दो होगा, पैरासाइट्स होगा वो तीन होगा, ये होगा वो चार होगा। अब इसमें आपको एक चीज पता चल रही है, ये दोनों जो हमारी दैट इज फूड चेन चल रही है या काइंड ऑफ इंटरडिपेंडेंस चल रहा है एक दूसरे के ऊपर, वो दोनों नीचे के लिए चल रहा है। पर यहाँ पे ये डिक्रीज हो रहा था, यहाँ पे ये इंक्रीज हो रहा है। तो इंक्रीज हो रहा है क्योंकि मेरे को आपको समझाना था कि इन्वर्टेड कैसे होता है। तो ये हो गया ट्री इकोसिस्टम एग्जांपल। पिरामिड्स ऑफ नंबर में अगर आपको पूछ ले कि इन्वर्टेड में क्या होता है, आपको ये 1 मिनट में के लिए दिमाग में ये डायग्राम बनानी होगी कि इन्वर्टेड में क्या होता है कि नीचे छोटे होते हैं, नीचे छोटे होते हैं, बेस छोटी होती है, मतलब नीचे कम ऑर्गेनिजम्स होते हैं नंबर के हिसाब से। नंबर की बात कर रहे हैं ना, नेक्स्ट में बायोमास की बात करेंगे, नेक्स्ट में थर्ड की एनर्जी की बात करेंगे। तो मोस्टली लोगों को ये समझ आ गया होगा। मैंने बहुत बेसिक लेवल में ये समझाने की कोशिश करी है क्योंकि मैंने खासकर बहुत लोगों को देखा इस टॉपिक में कंफ्यूज होते हुए। ठीक है, क्लियर है इतना? सो दिस इज अबाउट द बायोमास। मैंने बायोमास का वीडियो बना दिया, अपवर्ड एंड वीडियो बना दिया, सॉरी डायग्राम बना दिया। आपको बस इतना ही पढ़ना है, मेरे ख्याल से इसका स्क्रीनशॉट लो, बस काफ़ी है। बायोमास की बात करते हैं, हम रिप्रेजेंट करते हैं ग्राम पर स्क्वायर मीटर में कि एक स्क्वायर मीटर में कितना ग्राम हमें बायोमास मिलता है। अब इसमें हम बात कर रहे हैं, जैसे हम ग्रास की बात करते हैं, तो ग्रास हमें जब हम बात करते हैं फॉरेस्ट की, ठीक है, हम लोग फॉरेस्ट की बात एग्जाम्पल लेते हैं। जब हम फॉरेस्ट की बात करते हैं, हमें हर जगह पे ग्रास मिलता है, फॉरेस्ट में मिलता है कि नहीं मिलता है? हमें ढेर सारा ग्रास मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पे हमें 1000 kg ग्रास मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं उस ग्रास के बाद नेक्स्ट हमें मिलता है रैबिट और डियर। ग्रास को कौन खाता है? रैबिट और डियर। रैबिट और डियर तो कम होंगे ना, अगर ज़्यादा रैबिट और डियर होंगे, हालांकि ज़्यादा तो होंगे नहीं। अगर वहाँ फॉक्स होंगे, फॉक्स तो ज़्यादा होंगे नहीं अगर लायन टाइगर होगा। तो कहीं ना कहीं जो रैबिट और डियर होंगे वो इनसे कम मास में होंगे क्योंकि ग्रास तो बहुत ज़्यादा है ना। तो कहाँ कितने होंगे? 100 kg होगा। और नेक्स्ट लेवल पे अगर हम फॉक्स की बात करें, फॉक्स रैबिट और डियर से कम होंगे, 10 kg के होंगे। और एंड में लायन और टाइगर कितने केजी के होंगे? 1 kg के होंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कहीं ना कहीं कि सबसे ज़्यादा बायोमास हम लोग को ग्रास में मिलता है, देन रैबिट डियर में कम, उससे कम फॉक्स में, उससे कम, देन टाइगर और उसमें और ज़्यादा कम। तो कहीं ना कहीं ये क्या हो गया? ये अपवर्ड हो गया ना। समझ आया कि नहीं? ऐसे हो गया ना कि बेस जो है वो ज़्यादा बड़ी है, ये ज़्यादा बड़ी बेस है, और जो लायन टाइगर है वो छोटा बेस आ जाता है। सेम एग्जांपल, हाँ इसमें मैंने एग्जांपल्स क्या दे दी, टेरेस्ट्रियल या एक्वेटिक इकोसिस्टम दोनों हो सकते हैं। बात करते हैं इन्वर्टेड की। इन्वर्टेड में क्या होता है? इन्वर्टेड में मैंने एग्जांपल दे दी फाइटोप्लैंक्टन्स। फाइटोप्लैंक्टन्स को कौन खाता है? हम यहाँ लिख भी सकते हैं जू प्लैंक्टन्स। जैसे जू प्लैंक्टन्स को कौन खाता है? फिशेस खाती है। फिशेस को कौन खाता है? शार्क्स खाती है। अब इसमें क्या होता है, जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं ना, फाइटोप्लैंक्स जो होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, ठीक है, जो कि ग्रो, एक मिनट, हाँ क्लियर है, हाँ ग्रो और रिप्रोड्यूस बहुत जल्दी करते हैं, ठीक है। पर कहीं ना कहीं इनका जो पर स्क्वायर मीटर में इनका एक्चुअल में जो प्रेजेंस होती है वो कम रहती है इनकी, ठीक है, कि फाइटोप्लैंक्टन्स एक्चुअली में बहुत छोटे छोटे होते हैं कि 1 स्क्वायर किलोमीटर में इनकी रिप्रोडक्शन तो इनकी बहुत तेज होती है, पर कहीं ना कहीं ऊपर ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो भी इसी की क्वांटिटी में, मतलब अच्छा खासा खाना खाना पसंद करते हैं ऊपर वाले ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। ना ज़्यादा वो कम रहेंगे ना ज़्यादा, इस सेंस में अगर जब हमने देखा था कहीं ना कहीं ग्रास भी होता है जो उसकी भी अच्छी खासी क्वांटिटी होती है, पर कहीं ना कहीं ग्रास जो होता है वो हमें हर जगह मिलता है। फाइटोप्लैंक्टन्स भी हमें हर जगह मिलते हैं, पर फाइटोप्लैंक्टन्स का एक हमें डिसएडवांटेज आ जाता है कि ये लोग 1 स्क्वायर मीटर में बहुत कम एरिया लेते हैं, ठीक है। ये एक्चुअली में ग्रो बहुत जल्दी करते हैं, रिप्रोड्यूस बहुत, बट 1 स्क्वायर किलोमीटर में बहुत कम एरिया लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम कह देते हैं जैसे ये 4 ग्राम पर स्क्वायर मीटर जगह लेते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स, तो दूसरी तरफ ये जो हो जाएंगे ये ऑलमोस्ट ले लेंगे 6 ग्राम पर स्क्वायर मीटर। फिशेज है वो 8 ग्राम पर स्क्वायर मीटर में जगह ले लेंगे। शार्क्स है वो 12 ग्राम पर स्क्वायर मीटर में या 10 ग्राम पर स्क्वायर मीटर में जगह ले लेंगे। इस हिसाब से क्या हो गया कि कहीं ना कहीं जो ग्राम पर स्क्वायर मीटर है वो छोटे से बड़ा हो रहा है ऊपर जाके। नीचे छोटा बेस है फाइटोप्लैंक्टन्स, बेस मतलब प्रोड्यूसर्स, यहाँ जो हम बेस का मतलब क्या है? प्रोड्यूसर्स, और टॉप वाला क्या है? टॉप कार्निवोर, जो उसको एंड में जाके खाएगा। तो ये हो गया हमारा इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास।
आई थिंक क्लियर होगा आप लोगों को इतना, ठीक है। तो आप लोगों को ये दिख रहा होगा हम किसकी बात कर रहे हैं, एनर्जी की। ये कभी भी इन्वर्टेड नहीं होती कि नीचे हमें सबसे कम मिल रही है तो ऊपर खाना कैसे जाएगा। ये तो एनर्जी की बात कर रहे हैं ना कहीं खाने से ही एनर्जी मिलेगी ना। तो जब हम प्रोड्यूसर्स की बात करते हैं और इसकी एग्जाम्पल के तौर पे जब हम बात करते हैं, सबसे पहले आप याद रखना पॉन्ड इकोसिस्टम, मतलब एक्वेटिक इकोसिस्टम पर इसको पर्टिकुलरली अगर नाम दे तो पॉन्ड इकोसिस्टम। क्या होता है, ग्रास है, ग्रास में टोटल मिला के कितनी एनर्जी हमें मिल रही है। एग्जाम्पल के तौर पे 1000 किलो कैलोरीज हमें इसमें टोटल में एनर्जी मिल रही है, तो ग्रास ओपर में कितनी मिलेगी, 100 किलो कैलोरीज। क्योंकि कहीं ना कहीं पूरे ग्रास तो वो खाएंगे नहीं, खाएंगे तो 100 किलो कैलोरीज का टाइप का खाएंगे। अगर 100 किलो कैलोरीज टाइप का खाएंगे तो इसमें कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी, 100 किलो कैलोरीज। अब ग्रास ऊपर पूरी तो एनर्जी माउस नहीं खा जाएंगे, कम एनर्जी लेंगे ना, थोड़ी सी कम। एग्जाम्पल के तौर पे 10 किलो कैलोरीज जो हैं वो ग्रास ऊपर से माउस ने एनर्जी ले ली, तो ग्रास माउस जो है वो 100% थोड़ी ना पूरा कि पूरा 10 किलो कैलोरीज लेके बोलेगा हाँ हॉक तू पूरा ले ले मेरे से, जितनी भी हमारी पॉपुलेशन में जितनी भी कैलोरीज है तू पूरी ले ले, ऐसा थोड़ी ना होगा। तो एंड में हॉक को कितनी मिलेगी, 1 किलो कैलोरीज। सो दिस इज अबाउट द pyramid ऑफ एनर्जी। आई थिंक ये भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। और ये हमेशा ऑलवेज ऑलवेज अपराइट ही रहता है कि नीचे बेस जो हो वो सबसे बड़ी हो और जो ऊपर टॉप हो, जो टॉप कार्निवर हो, अलग टॉप कार्निवोरस हो। यहाँ पे मैंने टॉप कार्निवोरस इसलिए लिखा बिकॉज हॉक को भी कोई ना कोई खा लेगा उस हिसाब से, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स खा लेंगे, बाकियों में भी होता है, पर हम ऐसे समझने के लिए ऐसा ले रहे हैं। सो अगर अभी आपको ये वीडियो पसंद आई है और अभी तक आप लोग देख रहे हो, लाइक कमेंट सब्सक्राइब करके जाना और कमेंट में मेरे को बताना कि कैसी लगी वीडियो। और अगर कोई आपको टॉपिक चाहिए या साइंस एंड टेक के रिलेटेड कोई सीरीज चाहिए तो मेरे को बताना। थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन।